बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात गए के साथ वसी शाह हाज़िर खिदमत है। 21 अप्रैल अल्लामा इकबाल का यौम वफ़ात, और कोई नहीं जानता था कि सियालकोट से, शहर सियालकोट से एक ऐसी खुशबू, एक ऐसा फूल खिलेगा कि जिसकी खुशबू जो है वो सारे जहान को, सारे जहान के जो आली दिमाग हैं उनको, उनके जहनों को मुअत्तर कर देगी। और वो खुशबू, वो फूल इकबाल के नाम से जानी जाती है। आज इकबाल ने अपने जो बांगे दरा का दिबाचा लिखने के लिए दरख्वास्त की थी शेख अब्दुल कादिर साहब से, जो मुदीर मखज़न रह चुके थे, और मैं आज शायरी के बजाय नस्र से आगाज़ करते हैं और फिर इकबाल की हम किसी चीज़ पर, किसी शेरी तसनीफ़ पर आएंगे। दिबाचे का वो दिबाचा जो है, मखज़न के जो मुदीर का दिबाचा लिखा हुआ है शेख अब्दुल कादिर साहब का, वो ख़ुद एक ख़ासे की चीज़ है नस्र के हवाले से, और जिस तरीके से इकबाल की शख्सियत के हवाले से, इकबाल के शायराना महासन पर जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उसका इक़्तिबास एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर इकबाल के शेरी कलाम की तरफ हम आते हैं। किसे खबर थी कि गालिब मरहूम के बाद हिंदुस्तान में फिर कोई ऐसा शख्स पैदा होगा जो उर्दू शायरी के जिस्म में एक नई रूह फूंक देगा, और जिसकी बदौलत गालिब का बेनज़ीर तख़य्युल और निराला अंदाज़ बयान फिर वजूद में आएंगे और अदब उर्दू के फ़रोग़ का बाइस होंगे। मगर ज़ुबान उर्दू की खुश इक़बाली देखिए कि इस ज़माने में इकबाल सा शायर उसे नसीब हुआ जिसके कलाम का सिक्का हिंदुस्तान भर की उर्दू दां दुनिया के दिलों पर बैठा हुआ है, और जिसकी शोहरत रोम व ईरान बल्कि फ़रंगिस्तान तक पहुँच गई है। शेख अब्दुल कादिर ने लिखा कि गालिब और इकबाल में बहुत सी बातें मुश्तरक हैं। अगर मैं तनासख का कायल होता तो ज़रूर कहता कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को उर्दू और फ़ारसी की शायरी से जो इश्क था उसने उनकी रूह को अदम में जाकर भी चैन न लेने दिया और मजबूर किया कि वो फिर किसी जसद खाकी में जलवा अफरोज़ होकर शायरी के चमन की आबियारी करें, और उसने पंजाब के गोशे में, जिसे सियालकोट कहते हैं, दोबारा जन्म लिया और मोहम्मद इकबाल नाम पाया। और इकबाल ने लिखा कि फिर चिराग़ लाला से रोशन हुए कोहो दमन, फिर चिराग़ लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार। इमेजरी देखिएगा, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, बरगे गुल पर रख गई शबनम का मोती बादे सुबह, बरगे गुल पर रख गई शबनम का मोती बादे सुबह, और चमकाती है उस मोती को सूरज की किरण। हुस्न बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए, हुस्न बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए, हो अगर शहरों से बन प्यारे, हो अगर शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन। नाज़रीन, इकबाल ने उम्मत के लिए जो कुछ लिखा है, फ़लसफ़े पे जो कुछ लिखा है, उसके अलावा इकबाल ने जो नेचर के ऊपर लिखा है, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि इकबाल नेचर से और कुदरत से, और कुदरत की जो सन्नाई है, कुदरत की जो नक्श निगार है, उससे कितनी मोहब्बत किया करते थे और कितनी उल्फत थी, कितनी रग़बत थी इकबाल को। इकबाल के कलाम में जा बजा हमें कुदरत की तौसीफ़ और कुदरत के जो करिश्मे हैं उनके बारे में इकबाल का बयान और इकबाल की शायरी जो है वो नज़र आती है। ये भी ऐसे ही अशार उसी का परतौ लिए हुए हैं। उसने बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए, हो अगर शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। मन की दुनिया, मन की दुनिया, मन की दुनिया, मन की दुनिया, सोज़ो मस्ती जज्ब शौक़, तन की दुनिया, तन की दुनिया, सूद व सौदा मकर फन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। नाज़रीन, गौर से सुनिएगा कि अजीम फ़लसफ़ी क्या कह रहे हैं। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है धन, जाता है धन। मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो बरहमन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न, वही मेरी कम नसीबी वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ ना आया ये कमाले नए नवाजी। मैं कहाँ हूँ तू कहाँ है ये मका के ला मकां है, ये जहाँ मेरा जहाँ है कि तेरी करिश्मा साजी। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी ज़िंदगी की रातें, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी ज़िंदगी की रातें, कभी सोज़ो साज़े रूमी कभी पेचो ताबे राजी।
ویلکم بیک ناظرین، رات گئے میں دوبارہ خوش آمدید۔ 21 اپریل کے حوالے سے آج ہم نے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے علامہ اقبال کے حوالے سے، اور ناظرین آج ایک سرپرائز بھی آپ کے لیے ہے، چونکہ پہلی مرتبہ اقبال کے اوپر اور اقبال سے بہت ہی قریبی تعلق رکھنے والی شخصیت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عقل کو عشق اور خرد کو دیوانگی کا تڑکا لگے تو جو ہو وہ ماورائے فہم ہوتا ہے، فراست فسوں بنتی ہے اور جذبہ جنوں، اسی جنوں فرزانگی اور فسوں کے اشتراک سے جو فکر پیدا ہو وہ معاشرے کی اجتماعی فکر کے اجزائے ترکیبی میں جوہری تبدیلی لاتی ہے، اور ایسا کرنے والے کہیں افلاطون، کہیں ارسطو، کہیں روسو اور کہیں وولٹیئر تو کہیں اقبال ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وہی اقبال جن کی سوچ اور فکر کی دیوانگی نے برصغیر کے بے سمت اور تناسان مسلمانوں کو عملیت پسند بناتے ہوئے انہیں ایک سمت دی۔ آج جو ہم شخصیت ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں، ان کا نہ صرف علامہ کے ساتھ ایک خونی رشتہ ہے بلکہ آپ کی فکر کی روح تک رسائی کے لیے قابل ستائش کوششیں بھی کرتے ہیں۔ محترم علامہ اقبال کے نواسے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب اقبال صلاح الدین صاحب۔ سر ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ ہماری عزت افزائی اور تن پاک ساڈے کے تسی تشریف لے آئے سر، اور یہ اور بھی ہمارے لیے ایک بڑے فخر کا مقام ہے کہ آپ یعنی کہ پہلی مرتبہ آپ نے کہیں کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں جانا قبول کیا ہے۔ درست، محبت آپ کی۔ اور میں اپنے دوسرے مہمان کا تعارف کرا دوں، پھر ہم اقبال صاحب سے کی طرف بڑھیں گے، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ گلوکار سے گویے تک کا سفر ناظرین استاد شعرا خصوصاً اقبال کو گائے بنا پورا نہیں ہو سکتا، شاید یہ کام جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان چونکہ دو لوگ ہیں، ان کے بعد ہنا نصر اللہ ہوں گی، لیکن اس وقت جو موجود ہیں بہت سینئر، بہت عمدہ، اور ان چند گویوں میں سے ایک ہیں جو یہ دشوار مرحلہ طے کرنے میں کامیاب رہی، یعنی کہ اقبال کو بہت احسن طریقے سے گایا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آواز اور کلام اقبال کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ملتے ہیں خوش لہن خوش گلو حسین بخش گلو صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر؟ جی نوازش، خیریت سے ہیں؟ جی نوازش۔ آج پھر اقبال کو خوب ہمیں سننے کو موقع ملے گا آپ کے ذریعے۔ جی کوشش کرتے ہیں کیا انشاءاللہ، کہنے، ضرور۔ کیا